हेलो दोस्तों। कहानी कही अनकही में आपका स्वागत है। घर की खिड़की से सदैव अमलतास दिखाई देता है। तारकोल की काली सड़क पर जब देखो उसके पीले फूल बिछ जाते हैं। हवा का एक तेज झोंका क्यों ने बिखरा जाता है, उसे बहुत अचरज होता है। घर पर फोन नहीं है, इसीलिए उसे इस कॉमन बूथ पर लाइन में लगना पड़ा था। लाइन धीरे धीरे सरक रही थी। वह निरंतर तनाव से भर रही थी। क्या वह भी अमलतास के फूलों सी दुर्बल है? बारी आते ही उसने नंबर मिलाए। कुछ समय पहले ही घटित दृश्य की झंझनाहट अभी तक शरीर को मथ रही थी। हेलो। उधर से एक बारीक सी आवाज़ उभरी। वह स्वयं को भरसक सहज बनाते हुए बोली, मैं सलिल वर्मा से बात करना चाहती हूँ, वो जो बॉटनी डिवीजन में। समझ गई, अभी बुलाती हूँ। उसने कलाई घुमाकर घड़ी देखी। उस वक्त केवल 4 बजे थे। छुट्टी तो 5 बजे होती है। पब्लिक बूथ पर फिर से लंबी लाइन लग गई थी। सबको फ़ोन करने की शीघ्रता थी, पर वह अपना अशांत मन लिए सलिल के फ़ोन की प्रतीक्षा कर रही थी। लाइन में खड़े लोग कसमसा रहे थे और जल्दी करो की आवाज़ें लगा रहे थे। तभी फ़ोन पर भारी सा स्वर कुलबुला उठा, हेलो, वर्मा स्पीकिंग। वह आवाज़ें सुनते ही असहज से हो उठी। मैं तुम सुन रहे हो ना? मैं मीता बोल रही हूँ। अपना कंपन सहेजते हुए आखिर हड़बड़ा ही गई। कुछ परेशान हो? कोई खास बात? हाँ, खास ही तो है। उसने पीछे मुड़कर देखा, फिर रिसीवर पर अधिक झुकते हुए धीरे से बोली, घर जल्दी पहुँचोगे क्या? कुछ देर लाइब्रेरी में बैठना था, लेकिन इमरजेंसी हो तो। पापा जी तो ठीक है ना? वह बात नहीं है सलिल, मैं फ़ोन पर नहीं बता सकती हूँ, घर पर ही मिलो। उसने उत्तर सुने बिना फ़ोन रख दिया। बाहर निकली तो महसूस हुआ जैसे ढेर सारी आंखों के जाले उसके इर्द गिर्द लिपट गए हैं। अपने आप को झटकती सी वह भारी कदमों से आगे बढ़ गई। घर में अपेक्षित सन्नाटा था। पापा के कमरे में कोई स्वर नहीं था। खद्दर के मैले पर्दों की हल्की सरसराहट से अंदर पंखा चलने का अनुमान हो रहा था। माँ भी संभवतः अंदर ही होंगी। एक गहरी सांस खींचकर वह दबे पांव अपने कमरे की ओर लपक चली। कौन है? माँ ने संभवतः आहट पाली थी। वैसे भी खाली बैठी माँ को आहटें लेने का स्वभाव हो गया था। मैं हूँ माँ। उत्तर देकर वह पूरी तीव्रता से आगे बढ़ गई। कमरे में पहुंचकर पंखा फुल स्पीड में खोलकर वह खिड़की के सामने खड़ी हो गई। जब जब मन में घुटन होती है, वह यहीं खड़ी हो जाती है। कितने अंधेरों से वह अकेली युद्ध करे। पापा की बीमारी, पापा का कर्ज, घर की विकट दरिद्रता, कितनी वस्तुएं इन्हीं कारणों से धीरे धीरे बिक गईं। बिल ना दे पाने के कारण एक दिन फ़ोन भी कट गया। डॉक्टर को फ़ोन करने अब पड़ोस में जाना पड़ता था। सामने तारकोल की चौड़ी सड़क खामोश पड़ी है। आकाश में एक भी बादल का टुकड़ा नहीं था जो तारकोल से कुलबुलाती सड़क को ठंडा कर सके। धूप में सुलगती खामोश सड़क सा उसका मन भी सुलग रहा था। कैसे कैसे दंश जीवन अनायास दे दिया करता है। कैसे वह सपने देखे झुलसती तपन में अचानक आ गई बरसात का, या ठूंठ पड़ी सड़क पर खिल गए अमलतास का। एक झटके में ही मन के अमलतास छिड़ गए। माँ द्वार पर खड़ी पूछ रही थी, क्या हुआ मीता, आज इतनी जल्दी घर आ गई? मन के अंधियारे ने उसे मुस्कुराने से भी रोक दिया, पर बोलना तो पड़ा। पापा कैसे हैं? इस समय तो ठीक हैं। 12 बजे तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी, गोली देकर सुला दिया है। माँ आकर खाट पर बैठ गईं। वह अनमनी सी खिड़की छोड़ कुर्सी पर बैठ गई। दोनों के मध्य सन्नाटा कुछ पल उबासियां लेता रहा। जीवन को ऐसे पलों ने घेर लिया था जिन्हें ढूंढना भी सहज नहीं है और परे ढकेलना भी दुरूह है। जैसे एक गतिशील जीवन की राह किसी विराट पर्वत ने रोक ली है। राह साफ करने में शरीर कितना छलनी होगा मालूम नहीं। तू डॉक्टर के पास आज भी नहीं गई क्या? माँ के प्रश्न से वह कसमसा उठी। समय नहीं मिला माँ। मन को निरंतर स्थिर करने की चेष्टा लड़खड़ा सी रही थी। समय तो निकालना पड़ता है, माँ कुछ तीव्र स्वर में बोली। माँ, महीने के अंत में बहुत कुछ भूलना पड़ता है। माँ ने थकी सी दृष्टि उस पर टिका दी। जो भी हो, रुपयों का प्रबंध तो करना ही पड़ेगा, आखिर वे तुम्हारे पिता हैं। गीले स्वरों के साथ माँ की दृष्टि में याचना भर गई थी। उसकी आंखें कमरे के बदरंग दीवारों पर टिक गईं। जाने कितने वर्षों से कमरे की पुताई नहीं हो सकी। दीवारों से झड़ते प्लास्टर को देखकर प्राय उसे लगता कि इस घर का हर व्यक्ति प्लास्टर का टुकड़ा हो चुका है, जो दीवार से चिपका तो है, पर कब झड़ जाएगा मालूम नहीं। यादों के झरोके दर्द की हल्की सी लहर से भी खुल जाते हैं। तब मीता 10वीं में पढ़ रही थी। उसकी बड़ी दीदी का विवाह कर दिया गया था। जिस मकान को पापा ने बड़े चाव से बनवाया था, उसे दीदी का दहेज जुटाने के लिए गिरवी रख देना पड़ा। पापा पूर्ण आस्था, धैर्य और विश्वास से जीना चाहते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि बहुत जल्द वे हर उलझन सुलझा लेंगे। विवाह के 1 वर्ष के अंदर पापा को टाइफाइड हो गया। बुखार उतरता ही नहीं था।
माँ रो पड़ती तो पापा समझाते, मेरी पत्नी और बेटी इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती हैं? हालात का सामना करने के लिए आंसू की नहीं, साहस की ज़रूरत होती है। कभी मैं अचानक चला गया तब? ऐसा मत कहो, मैं इतनी साहसी नहीं हूँ। आज सामने बैठी माँ की आंखों में वही शब्द प्रतिबिंबित हो रहे थे। आश्वासन के कौन से शब्द उचित होंगे वह सोच नहीं पा रही थी। वह कुर्सी खिसकाकर खड़ी हो गई और बोली, सलील से मिलकर आती हूँ, शायद कुछ प्रबंध हो सके। माँ जैसे सोते से जाग उठीं, बुझी हुई आंखों में हल्की चमक कौंध उठी। कुछ खा लेती, जब से आई हो तब से भूखी हो। नहीं, इच्छा नहीं है, कहकर मीता बाहर चल दी। माँ ने आवाज़ दी, सलील अभी कहाँ आया होगा, तू तो जल्दी आ गई है। तेरी तबीयत तो ठीक है? धक से भय का एक झोंका पूरे शरीर को सहरा गया। कैसे बताए माँ को कि वह जल्दी क्यों आ गई? सिर में बहुत दर्द है, इसी से बहाना बनाकर वह फिर खिड़की के पास खड़ी हो गई। माँ ने कंधे पर हथेली टिका दी। क्या कहूँ, जिनके साए में बच्चे सुख से पनपते और फूलते हैं, जब वही वृक्ष झड़ने को हो जाए तब फूल कहाँ खिलें? कभी कभी माँ बहुत दार्शनिक हो जाती। उस पल माँ उसे बहुत निकट लगती। बोझिल हवाओं की सांसों में शाम की धुंधली परछाइयाँ दबे पांव बिछ गई थीं। उसने द्वार की कॉलबेल दबा दी। क्री क्री। अंदर बजता हुआ कॉलबेल का शोर बहुत भला लगा उसे, जैसे सारे दिन की उबासियों और क्रोध को एक साथ झंझना दिया हो उस शोर ने। सलील ने द्वार खोलकर झांका और मुस्कुराया, एक स्निग्ध हंसी। मुझे जल्दी बुलाकर खुद देर से तशरीफ ला रही है मोहतरमा? मीता अंदर आ गई। सलील केतली का प्लग लगाने किनारे की मेज तक बढ़ चला। कमरे के बीचों बीच एक चौकोर मेज पर पूरा दस्ता कागजों का लिखित बंडल रखा था। वह बेंत की कुर्सी पर लुढ़क गई। लगता है गलत समय पर तुम्हें तंग किया। तुम तो अपनी थीसिस की बाइंडिंग में जुटे हो, मीता ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा। वह प्लग लगाकर निकट आ गया। अभी तो मटीरियल टाइप होना बाकी है। फिर मीता के निकट आकर बैठ गया। आज पूरे एक हफ्ते बाद कैसे याद आ गई, वह भी हवाई फरमान के साथ? कभी कभी जिंदगी की राह अचानक इतनी दूर उड़ती है कि आसपास कुछ दिखाई नहीं देता। सलील ने उसकी हथेली दबाते हुए कहा, फिलॉसफर हो रही हो? अंकल की तबीयत अधिक खराब हो गई है क्या? एक गहरी उच्छ्वास लरचती सी आसपास बिखर गई। बोली, एक साथ कई मुश्किलों ने घेर लिया है, कहाँ से शुरू करूं? सलील ने गहरी दृष्टि उस पर टिका दी। तुम्हारी मुश्किलें तो उसी दिन से तुम्हें घेरे हैं जब से अंकल की दुर्घटना में यह हालत हो गई है। मीता ने दुख से कहा, दुर्घटना अलग बात है सलील, पर उनका मानसिक तनाव समस्याएं पैदा कर रहा है। पापा मौत के डर से पीड़ित हैं। सलील ने कहा, साहस नहीं छोड़ना चाहिए मीतू। साहस कब तक? तुम भी यही भाषण देने लगे? मीता उत्तेजित हो उठी। एक साथ बहुत सारी शूल उसके अंदर को भेदते गए। डोंट बी सिली। सलील ने उसकी पीठ थपथपा दी और कॉफ़ी बनाने बढ़ गया। मेरी हिस्ट्री क्या तुम्हें नहीं मालूम मीतू? 12 साल का छोड़कर माँ चल दी और 17 का छोड़कर पिताजी। आज भी ज़िंदगी से लड़ रहा हूँ, अपनी विल पावर से। सलील ने 2 कप कॉफ़ी मेज पर रख दी। यह मकान दे गए हैं, यही बड़ी बात है, उसने बैठते हुए कहा। मीता की दृष्टि कई पल कॉफ़ी के भूरे रंग पर उलझी रही, फिर बोली, कहने को तो हमारे पास भी मकान है। बड़े चाव से पापा ने बनवाया था। माँ के जेवर भी बेच दिए थे, यह सोचकर कि कमा रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। पर कुछ भी ठीक नहीं हो पाया। गिरवी की रकम अभी आधी ही दी है, जाने कब वह मकान छिन जाएगा। कांपते हाथों से उसने कॉफ़ी का कप थाम लिया। तुमने इच्छा शक्ति की बात की थी। पापा के बिजनेस में घाटा हुआ, फिर दुर्घटना हो गई। उनका मनोबल टूट गया, पर मैं खड़ी रही, आज भी हूँ। तभी तो तुम्हें आने के लिए फ़ोन किया था। सलील सोच में पड़ गया। कह दिया, मुझे बुलाने का संबंध विल पावर से क्या है? वह तीखी मुस्कान से बोली, देखो ना, घर में एक भी पैसा नहीं, कोई आसरा नहीं, फिर भी मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर बॉस की मेज पर पटक आई हूँ। क्या कह रही हो? सलील चौंक पड़ा। मीता का मन हल्का हो गया था शायद। वह निश्चिंत सी कॉफ़ी का घूंट भरते हुए बोली, मेरी नियति स्टेनो से ऊपर तो है नहीं, तो फिर क्यों? मेरा ख्याल है अपना दार्शनिक अंदाज छोड़कर बताओ। क्या बताऊं? यह कि हर पुरुष औरत को कमज़ोर समझकर कुछ समझौते चाहता है। मेरे बॉस ने प्रमोशन का लालच देकर बाहर चलने, घर चलने, कभी कार में लिफ्ट देने की जिद की। नहीं मानी तो सबके सामने मुझे अपमानित करना आरंभ कर दिया। सारा स्टाफ फुसफुसाता है, हंसता है। इसीलिए रेजिग्नेशन लेटर फेंक आई। वह मुस्कुराया। वेरी गुड। दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया था पहले ही, मीता ने कहा। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक क्या करोगी? इसलिए तो सिर्फ तुम्हारे पास आई हूँ। उसने कप रख दिया। किसी भी तरह 2-3 हज़ार रुपयों का प्रबंध कर दो। पापा की दवाइयाँ लाना ज़रूरी है। सलील का चेहरा अनावश्यक रूप से तन गया।
नीली नसों का स्पंदन स्पष्ट दिखाई दे रहा था। सन्नाटे का एक मरियल सा पैबंद दोनों के मध्य चिपक गया था। वह खाली कपों से दृष्टि हटाकर बोली, क्या सोचने लगे? सलील के चेहरे पर विचारों के झंझावत गडमड हो रहे थे। धीरे से बोला, मीता, नौकरी छोड़कर तुमने ठीक नहीं किया। क्यों? जब जीवन इतने तूफानों से घिरा हो तब एक और तूफानों को न्योता देना हुआ ये तो। उसने बेबसी से कहा, यह तुम कह रहे हो जिसने हर पल मेरा साथ देने की कस्में खाई हैं? मीता आश्चर्य से उसे देख रही थी। मेरा मतलब गलत मत समझो, मैं रुपए जुटाने की पूरी कोशिश करूंगा। पर मीता की आंखों में दुख और क्रोध की परछाइयां तैर उठीं। खड़े होते हुए बोली, व्यर्थ ही तुम्हें परेशान कर दिया, अपनी सीमाएं भूल गई थी। वह चल दी। ठहरो मीतू, कुछ सोचते हैं। सलील ने उसे रोकना चाहा, पर मीता ने मुड़कर नहीं देखा। कमरे में गहरा सन्नाटा फैला था। माँ चेहरे पर थकान और आंखों में आंसू लिए पापा के सिरहाने बैठी थीं। उसे देखते ही पूछा, कुछ काम बना? मीता ने जर्जर पिता पर दृष्टि डाली और अंतर में उठते तूफान को समेटती कुर्सी पर ढह गई। माँ की निरी दृष्टि का सामना नहीं कर पा रही थी। मन में भयंकर द्वंद्व चल रहा था। क्या सचमुच त्यागपत्र देकर उसने गलत किया है? क्या कर लेता बॉस, सबके सामने अपमानी थी ना। वैसे भी उसके जीवन में मान सम्मान बचा ही कहाँ है। माँ उसकी निराशा भांप चुकी थी। अतः कहा, चल खाना खा ले, आई है तब से ऐसे ही भटक रही है। तुमने खा लिया माँ? वह हाथ धोने लगी। भूख नहीं है, माँ ने कहा। तो फिर मेरे लिए क्यों झंझट किया? वह चटाई पर थाली लेकर बैठ गई। अरहर की पतली दाल में रोटी डुबोने लगी। तो माँ ने कहा, इस उम्र में इतना बोझ तुम पर आ गया। पर उसने माँ को हाथ से रोका। सोचने लगी, यह स्वयं का बोझ भी तो हर हाल में संभालना पड़ रहा है, क्योंकि इस घर की नाव बीच मझधार में डूब गई है। उसकी आंखों से आंसू बह चले। मीतू, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इतना मत सोच, सब ठीक हो जाएगा। काश सब ठीक हो जाता, उसने उठते हुए सोचा। कमरे में पहुंचकर उसकी दृष्टि टेलीफोन वाले कोने पर अटक गई। यदि फ़ोन कटा ना होता तो दीदी को फ़ोन करके पैसों के प्रबंध की बात कर लेती। फिर सोचा, दीदी स्वयं छोटे छोटे खर्चों का रोना रोती रहती है, उनसे रुपए मांगना तो अन्याय है। उसने उठकर अपनी अलमारी खोली, कपड़ों के नीचे से एक डिब्बी निकाल कर देखने लगी। 12वीं में प्रथम आने पर पापा ने अंगूठी दी थी। एक उच्छ्वास निकल गई। यह अंगूठी पापा की जान से ज़्यादा प्यारी नहीं हो सकती। डिब्बी वापस रखकर उसने बत्ती बुझाई और लेट गई। गहरी कालिमा में कमरे सहित उसका अस्तित्व भी विलीन हो गया। एक तन्हा परछाई बिस्तर पर कैद विचारों से युद्ध कर रही थी। माँ व पापा उसके जीवन में होकर भी नहीं के बराबर हैं। एक सलील का साथ उसे हर तन्हाई से उबार लेता था। बचपन का साथी, पड़ोसी, मित्र कब प्यार का सपना बन गया उसे पता ही नहीं चला। माँ ने भी सलील को लेकर उसके बारे में सपने पाल रखे हैं, पर खुलकर उजागर नहीं करती हैं। व्यंग्य की पतली सी लहर अधरों पर सिहरती से फैल गई। ये बेमकसद सपने ही तो बहुत धोखा देते हैं। एक गुच्छा फूल मन की बगिया में महक उठता है, फिर अचानक टूटते तारे सा झड़ जाता है। जब पापा स्वस्थ थे तब अपने दम से घर के हर दुख हरते रहते थे। पर क्या हुआ? बस दुर्घटना में अपंग हुए पापा का दृढ़ सहारा सदा के लिए विलीन हो गया। केवल 19 वर्ष में उसे इस घर का सहारा बनना पड़ा। मीता ने हताशा की गहरी सिलवटों को मिटाने की चेष्टा की। वह इतनी जल्दी कैसे टूट गई, जो सलील से सहारा मांगने चली गई? पापा की कराह उस अंधेरे को अधिक भयानक बना रही थी। बहुत देर तक वह उस स्थिति से जूझती रही। जब रहा नहीं गया तो उठ खड़ी हुई। अंधेरे में ही उधर बढ़ गई। अंदर कदम रखते ही ठिठकना पड़ा। द्वार पर बैठी माँ सिसक रही थीं। वह धीरे से आगे बढ़ गई। बत्ती जलाकर कराहते पापा के सिर पर हाथ रख दिया। हठात चौंक पड़ी। पापा की नाक के आगे खून की धार छलक रही थी। उसने घबराकर माँ की ओर देखा। उनकी खोखली सी दृष्टि शून्य में टिकी हुई थी। शायद किसी पूर्वाभास ने माँ को जड़ बना दिया था। परिस्थिति के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए थे। शाम तक जो माँ पापा की जान के लिए गिड़गिड़ा रही थी, क्या यही है वह? उसकी आंखें डबडबा आईं। बोली, माँ, मैं डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ। सुबह की कोपलें धीरे धीरे पंखुड़ियाँ खोल रही थीं। रात भर नींद नहीं आई थी। पैरों में चप्पल डालकर उठी और पल भर को खिड़की पर ठिठक गई। सामने वही सालने वाला सन्नाटा बेरुखी से अड़ा हुआ था। शायद उसने गलत सोचा था। यहाँ अमलताज का होना ना होना बेमानी लग रहा है। कौन किसे छाया दे सकता है? यही यथार्थ है। जिंदगी फूलों भरी टाल नहीं, एक सपाट सड़क है जिस पर से आवश्यकताओं का ट्रैफिक रात दिन गुजरता रहता है। रात ही पापा को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। जनरल वार्ड में किसी को रहने नहीं दिया जाता, इसी से वह लौट आई थी। अब पहले अस्पताल जाएगी, फिर ऑफिस। रेजिग्नेशन लेटर वापस लेकर एडवांस के लिए अप्लाई कर देगी। खिड़की की राह आती
ठंडी बयार के साथ ही 3 दिन पूर्व की सलील की बात याद आ गई। सलील की मेज पर अमलतास का गुलदस्ता देख उसने कहा था, यह फूल भी कोई गुलदस्ते में सजाता है, ज़रा सी देर में पूरी मेज पर बिखर जाएंगे। सलील ने कहा था, तभी तो इसे देखकर तुम्हें याद कर लेता हूँ। मतलब तुम भी तो कितनी जल्दी घबरा कर रो पड़ती हो। उस दिन उसने इस बात को हवा में उड़ा दिया था, पर आज बार बार याद कर रही थी। क्या सचमुच मैं बहुत कमज़ोर मन की हूँ? भरे हृदय से उसने खिड़की बंद कर दी। तैयार होकर आंगन में खड़ी हुई थी कि सलील आ गया। उसने आश्चर्य से सुना उसका स्वर। मीता, थीसिस टाइप कराने के लिए कुछ रुपयों का प्रबंध किया था, कल इनका ध्यान ही नहीं आया। सलील साहब, उसका तीखा स्वर गूंजा। मैंने कल भी कहा था, आज फिर दोहरा रही हूँ, आप कल की मेरी बात एकदम भुला दें। मीतू, तुम नाराज़ हो गई हो? उसने याचना भरी दृष्टि से देखा। नहीं, नाराज़ होना मेरी नियति नहीं है। आपने तो ठीक ही कहा था, मुझे नौकरी किसी भी अवस्था में छोड़नी नहीं चाहिए थी। मीतू, तुम मुझे गलत। वह बिना सुने पलट गई। मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। सलील नोट सहलाता धीरे धीरे द्वार की ओर बढ़ चला। सुनिए, सहसा मीता के स्वर ने उसे ठिठका दिया। वह उसके निकट चली गई। मैं अमलतास नहीं हूँ जो टूट कर बिखर जाऊंगी। आपसे एक प्रार्थना है। सलील उलझा उलझा सा खड़ा हो गया। कभी कोई कठिन राह आपको दिखाई दे और साथी की आवश्यकता हो तो मुझे याद करिएगा, साथ अवश्य दूंगी। आपकी दिखाई राह तो मुझे स्वयं ही चुन लेनी चाहिए थी। गलती मेरी ही थी, आपसे राह पूछने चली गई। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।